एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 112 और 113 को, जो ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंस में ही अवेलेबल है। और ये तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ में नए सेक्शन जुड़े हैं। तो नए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेक्शन 111 और 112 अपने आप में ये एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 113 में भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 1 देखिए, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग। क्या क्या कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में इंक्लूड है? किडनैपिंग है, रॉबरी है, व्हीकल थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, लैंड ग्रैबिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, साइबर ट्रैफिकिंग है, साइबर क्राइम है, ट्रैफिकिंग है और ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग, वेपन और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और प्रोस्टिट्यूशन है और रैंसम है, by any person or a group of person acting in concert singly or jointly either as a member of organized crime syndicate, ये नया शब्द, और on behalf of such syndicate by use of violence, threat or violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute ऑर्गेनाइज क्राइम। तो हमें इसको पढ़ करके ये पता चला कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है तो ऑर्गेनाइज अनलॉफुल कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के कारण होता है। और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में बहुत ही खतरनाक जितने भी ऑफेंस हैं वो सारे शामिल हैं, ठीक है। उन सारों से मिल करके ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बनता है। और इसमें वायलेंस वगैरह, थ्रेट वगैरह यूज किया जाता है, इंटिमिडेशन, कोएर्सन, और यही मिल करके ऑर्गेनाइज क्राइम बनता है, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 2 से पहले इसमें एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ऐसे बिना एक्सप्लेनेशन के हम नहीं समझ रहे हैं कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या है, ठीक है। तो इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैंने ये सारे पॉइंटर्स हाईलाइट कर दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है। मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोगों का जो ग्रुप होता है वो एक्टिंग ईदर सिंगली और जॉइंटली एज सिंडिकेट और गैंग इंक्लूड इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। अब हम कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को समझते हैं, और मेरे दृष्टिकोण से कि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू लॉ बनने के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के इन्हीं पॉइंटर से क्वेश्चन आया है। मीन्स एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाई लॉ विच इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर, 3 या 3 साल से ज़्यादा का कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। Undertaken by any person either singly or jointly as a member of organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheet file, एक से अधिक चार्ज शीट फाइल हो गई, have been filed before a competent court whether the preceding period ऑफ 10 ईयर एंड, मतलब 10 ईयर के प्रीसीडिंग पीरियड, पिछले 10 सालों में कम से कम एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो गई हो। मतलब 2026 अभी चल रहा है, तो 2016 से लेकर के 2026 तक कोई ना कोई एक से अधिक चार्जशीट फाइल कर दी गई हो, और उस चार्जशीट पर दैट कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस, उन्होंने कॉग्निजेंस भी ले लिया हो, कोर्ट ने उस चार्जशीट पे संज्ञान भी ले लिया हो ऑफ सच ऑफेंस एंड इंक्लूड, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंटर्स याद रखिएगा आप लोग। फिर आता है इकोनॉमिक ऑफेंस, ये नॉर्मल ही है, इंक्लूड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग, करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टाम्प, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग, फ्रॉड और रनिंग एनी स्कीम to defraud several person or doing any act in any manner with a view of defraud and any bank और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ इसमें। फिर सेक्शन 2 देखिए कि वेन एवर कमिटेड, देखिए जो सेक्शन 113 है तो उसके अभी तक तो उसके जो पनिशमेंट है उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन ये पनिशमेंट हो सके तो आप लोग याद कर सकते हैं कि अगर इसी ऑफेंस को करते समय, ऑर्गेनाइज क्राइम करते समय किसी की डेथ हो जाए तो उसको कितने के लिए पनिशेबल किया जाएगा, अगर वो इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल हुआ है तो उसको कितना फाइन लगेगा, कितने इम्प्रिजनमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सबसेक्शन 3 में है कि अटेम्प्ट, उसी चीज़ का अटेम्प्ट, अबेट और कॉन्स्पायर करता है तो उसके लिए है, ठीक है। सबसेक्शन 4 में ऑर्गेनाइज क्राइम का अगर मेंबर बना है वो तो किसकी कितनी सज़ा होगी। 5 में है कि हॉर्बर करते हैं, अगर कंसील करते हैं तो क्या सज़ा होगी। इसमें प्रोविजो भी है कि अगर स्पाउस एक दूसरे को हॉर्बर करते हैं तो वो उसमें लाइबल नहीं होंगे। 6 में है
6 और 7 में थोड़ा डाउट हो सकता है कि 6 में उस पर्सन ने ही खुद प्रॉपर्टी रखी है जिसने मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किया है, ठीक है ना। तो और 7 में वो पर्सन है कि बिहाफ ऑफ द किसी ने की है और अपने उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से आई है, लेकिन और आपके पास कोई भी उसका रीजनेबल आंसर नहीं है। आप उसका सेटिस्फैक्ट्री, आपको कहाँ से आई प्रॉपर्टी है उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो 7 के तहत लायबल हो जाएंगे। चलिए सेक्शन 112 देखते हैं, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब छोटे संगठित अपराध। छोटे संगठित अपराध ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसके दोनों सब सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिए। whoever being a member of group or gang either singly or jointly commits any offense, theft, snatching, cheating, unauthorized selling of ticket, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question paper और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, इस सेट इसको हम बोलेंगे पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ये जो सेलिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएपीओ में। क्वेश्चन ये आया था कि राम एक एग्जामिनेशन के 12th एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर बेच रहा है, तो वो हमारे बीएनएस में किस सेक्शन के तहत लायबल किया जाएगा, तो वो 112 के तहत लायबल होता, ठीक है। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसने थेप को एक्सप्लेन किया है कि थेप में इंक्लूड है ये सारी चीज़ें भी, ट्रिक थेफ्ट भी है, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल भी है, ड्वेलिंग हाउस है और बिजनेस प्रेमाइसिस से भी थेफ्ट है, कार को थेफ्ट है, पिक पॉकेटिंग है, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग भी है, शॉप लिफ्टिंग भी है और एटीएम की चोरी भी है, इसमें सब शामिल है। और सबसेक्शन 2 में सजा बताई गई है कि पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस दैन 1 ईयर, और जो कि 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है, और शैल फाइन भी इसमें होगी। फिर 113 में है टेररिस्ट एक्ट। चलिए देखते हैं। Whoever does any act with the intent of threaten or likely to threaten of unity, integrity, sovereign, security or economic security of India or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people of any section of people India और any foreign country। ये याद रखिएगा कि ये सेक्शन इंडिया पे भी लागू होता है और अगर आप फॉरेन कंट्री में भी करते हैं तब भी वो इसमें लागू होता है, इसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। बाय यूजिंग, अब किस चीज़ का यूज कर करके आप कर रहे हैं, तो यूजिंग बम, डायनामाइट्स, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरे में कि ऐसा कि डेथ ऑफ इंजरी ऑफ एनी पर्सन को कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं प्रॉपर्टी का, फिर डिसरप्शन कर देते हैं यानी सप्लाइसेस का, जिससे सर्विस सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे किसी पेट्रोल पे ही सप्लाई बंद कर देना, ठीक है ना। डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन, स्मगलिंग, सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी, ये सारे हैं। डैमेज और डिस्ट्रक्ट करना यानी प्रॉपर्टी को ऑफ इंडिया, ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस ध्यान दे सकते हैं इनमें। फिर ओवरओ करना बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स करके, शो क्रिमिनल फोर्स करके और अटेम्प्ट क्रिमिनल फोर्स करके कॉज डेथ करना ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी का। पब्लिक फंक्शनरी को इसने एक्सप्लेन भी किया है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। फिर तीसरा है डिटेन और किडनैप करना, अबडक्ट करना एनी पर्सन को, थ्रेटन करना टू किल और इंजर पर्सन और डज एनी अदर एक्ट इन द ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कंपेल कर सकें, या स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल कर सकें, या गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री को कंपेल कर सकें, किसी को किडनैप या अबडक्ट करके, इसमें आता है। ये सारी चीज़ टेररिस्ट अटैक में आएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो इसने एक्सप्लेन किया है, पब्लिक फंक्शनरी और काउंटरफिट इंडियन करेंसी क्या होता है, तो दोनों को याद रखिएगा। पब्लिक फंक्शनरी में मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एनी अदर फंक्शनरी जो नोटिफाई की जा सकती है ऑफिशियल गजट में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में से। काउंटरफिटिंग इंडियन करेंसी वो कहलाएगी जो मीन्स ऑफ काउंटरफिटिंग करेंसी एज में भी डिक्लेयर कर दी जाए आफ्टर एग्जामिनेशन बाय अथॉरिटी। ऐसे हम नहीं मान लेंगे कि वो काउंटरफिट है, जब वो अथॉरिटी द्वारा डिक्लेयर की जाए या नोटिफाई कर दी जाए फॉरेंसिक अथॉरिटी द्वारा, दैट सच करेंसी इमिटेट और कॉम्प्रोमाइजेज विद द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ इंडियन करेंसी, तो हम उसको काउंटरफिट इंडियन करेंसी मानेंगे। फिर सेम एज 111 पूरे सारे चीज़ दिए गए हैं कि टेररिस्ट अटैक में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप इसके लिए लाइबल होंगे। फिर इम्प्रिजनमेंट बस के लिए अगर लाइबल होते हैं तो कितनी सज़ा होगी। सब सेक्शन 3 में अटैम्प्ट करते हैं, उसी का कॉन्स्पायर करते हैं, एडवोकेट करते हैं, बेट्स करते हैं, तो आप कितनी सज़ा के लिए लाइबल होंगे। सब सेक्शन 4 में है कि ऑर्गेनाइज करते हैं आप इसको, ठीक है ना, कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कितनी सज़ा हो सकती है। सब सेक्शन 5 में है कि अगर आप मेंबर बनते हैं टेररिस्ट एक्ट का तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी।
और सबसेक्शन 6 में है कि वॉलंटरी अगर हार्बर करते हैं आप तो कितनी सज़ा होगी, लेकिन स्पाउस को इसमें छूट दी गई है। ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 7 में है कि आप नोइंगली पोजेस करते हैं प्रॉपर्टी को, आपको पता है कि वो टेररिस्ट एक्ट से आई है, तो आप 7 के तहत लायबल होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि द रिमूवल ऑफ डाउट, क्योंकि डाउट हो सकता है। यूएपीए भी हमारे पास एक एक्ट है जो टेररिस्ट एक्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सज़ा वहीं मिलती है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, टेररिस्ट एक्ट को सज़ा देता है। तो अगर ये सेक्शन और यूएपीए में कॉन्फ्लिक्ट हो तो फिर उसको कौन सुलझाएगा, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमें ये डाउट हो कि आखिर हम केस किस सेक्शन को लगा करके 113 लगाएं या फिर यूएपीए एक्ट का सेक्शन लगाएं। तो फिर अगर इसमें डाउट है तो डाउट कौन क्लियर करेगा? डाउट क्लियर करेगा, इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ऐसा ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, ठीक है ना, एसपी के नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति एसपी के ऊपर वाली रैंक का हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, इसके नीचे का नहीं होना चाहिए। शैल डिसाइड, वही डिसाइड करेंगे वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन, चाहे वो इस सेक्शन में इस सेक्शन के अंडर दायर करना चाहते हैं या यूएपीए के सेक्शन के अंतर्गत दायर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप एवरीवन कि ये तीनों सेक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आगे भी आप लोग जुड़े रहें, आगे भी हम सारे सेक्शन को, पूरे बीएनएस को ही कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।